this is Nidhi Singh. Today we are going to discuss about share and dividends. Okay, this is the third chapter in your syllabus, share and dividends. So let's understand that what is shares and what is dividends. Let's understand the terminology first. Okay, तो शेयर्स एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन टर्म है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि व्हाट इज शेयर। मैंने बहुत से लोग होते हैं कंपनीज में शेयर्स लेते हैं, तो वो शेयर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। ओके, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरी कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ओके, एबीसी लिमिटेड मेरी कोई कंपनी है, ठीक है। और मुझे इस कंपनी में इस कंपनी में मेरे पास जितना भी था मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। नाउ नो मनी इज़ लेफ्ट विद मी। मेरे पास 10 लाख रुपीज़ थे और मैंने 10 लाख रुपीज़ इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। जितना मेरा 100% था मैंने उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरे पास कोई मनी नहीं बचा है, तो लेकिन जो कंपनी है वो सिर्फ 10 लाख से तो नहीं हो पाएगी। एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है एक कंपनी को आगे रन करने के लिए, वो अमाउंट हमें किसकी हेल्प से मिलेगा। उस अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी का जितना भी, जो मेरी जितनी की भी कंपनी है, जो मेरी कंपनी का पूरा जो पार्ट है, उसको सपोज मैंने 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। कंपनी को नहीं डिवाइड करते हम लोग, कंपनी के पार्ट्स को ऑन पेपर, ठीक है, कंपनी के पार्ट्स को कुछ शेयर्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो पार्ट क्या होता है, वो शेयर्स होता है। सपोज मेरी जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैंने उसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। 1 लाख शेयर्स 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके 60 के शेयर्स मैंने अपने पास रख लिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ओके, 60,000 शेयर्स मैंने अपने पास रख लिए एंड 40,000 शेयर्स, जो मेरी कंपनी का 40,000 पार्ट है, आप क्या समझ सकते हो, 40% पार्ट्स ऑफ माई कंपनी, ठीक है। 40,000 शेयर्स मैंने मार्केट में लगा दिए, ठीक है। तो और हर शेयर का जो प्राइस मैंने फिक्स किया है कि ये शेयर इतने रुपए का है, इतने प्राइस पे मुझे इसको सेल करना है, वो मैंने डिसाइड किया है क्योंकि मेरी कंपनी थी। तो मैंने उसके 40,000 शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, और वो जो शेयर्स हैं उसके जो मैंने प्राइस फिक्स किया है, जो मैंने उसकी वैल्यू फिक्स की है, सेलिंग प्राइस, वो एक शेयर का प्राइस क्या मैंने फिक्स किया है, 100 रुपीज़। क्लियर। एक शेयर का प्राइस मैंने सेट कर दिया है 100 रुपीज़, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 100 रुपीज़ पर शेयर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 100 रुपीज़ पर शेयर, ये हमने एक शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया। ओके, अभी देखो 10 लाख रुपीज़ जो मेरे थे, ये जो 10 लाख रुपीज़ मेरे थे, मैंने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे, नो मनी लेफ्ट। ओके, अब मैंने क्या किया, जब मैंने इस 40,000 शेयर्स को 100 रुपी पर शेयर के अकॉर्डिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में सेल करने को रख दिया, तो जब लोगों ने इसको परचेज किया तो उन्होंने 40,000 शेयर्स को 100 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग अगर परचेज किया है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100, एक शेयर की प्राइस मैंने 100 रुपीज़ रखी, और टोटल कितने शेयर्स मैंने सेल किए हैं, 40,000 शेयर। तो जब मैं इस 40,000 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 40 लाख रुपीज। क्लियर। जब हमने 40,000 शेयर्स को मार्केट में सेल किया 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो हमें कितना अमाउंट मिला मार्केट से, 40 लाख रुपीज। और इस 40 लाख रुपीज को हमने फिर से कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमारी कंपनी में, एबीसी लिमिटेड में। क्लियर। अभी समझ में आया शेयर कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कंपनीज अपनी शेयर क्यों निकालती है। हमेशा होगा, लोग कहते हैं मैंने इस कंपनी में इतना शेयर परचेज किया, उस कंपनी में इतना परचेज किया। तो एक साइड जो कि कंपनी की साइड है, वो हमने समझ ली कि कंपनी जो भी शेयर मार्केट में सेल करती है उससे कंपनी का भी प्रॉफिट होता है, कंपनी को भी कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं जो वो वापस अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और उसको और आगे ले जाती है। जैसे हमारी सपोज आपने एक छोटी सी शॉप खोली, तो उस छोटी सी शॉप के लिए आपने जितने आपके पास पैसे थे आपने उतने पैसे लगा दिए।
बट अभी उस शॉप में और भी सामान आपको चाहिए, एक आपने कोई स्पोर्ट्स की शॉप की है, अब उसमें आपको और भी थोड़े बहुत स्पोर्ट्स के आइटम चाहिए सेल करने के लिए, अभी आपको शॉप बहुत छोटी है, अभी आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको और ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उसमें और ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप अपनी कंपनी में लोगों को थोड़ी सी पार्टनरशिप दे दो। जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स मीन्स जो भी हमारी ये जो 40,000 शेयर्स हमने सेल किए, जिन जिन लोगों ने भी इस शेयर का एक पार्ट या कुछ शेयर्स खरीदे, जैसे लोग कहते हैं ना 1 शेयर किसी ने खरीदा, लोग हमेशा 10, 20, 50 कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदते हैं, क्लियर। तो जो भी हमारी कंपनी का शेयर्स परचेज करेंगे वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, क्लियर, वो हमारी कंपनी के शेयर। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक तरीके से हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं। जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उन शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर किया जाएगा, क्लियर। तो इससे जो परचेज कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है और जो सेल कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो शेयर एक तरीके से दोनों को प्रॉफिट देता है। अच्छा, ये बात तो हुई प्रॉफिट की, बट लॉस भी तो हो सकते हैं। मे बी कंपनी प्रॉफिट ना करे, कंपनी को लॉस हो जाए, जो भी पैसा उन्होंने लगाया है उसमें डिक्रीज हो जाए, वो लॉस में चला जाए। तो अगर कंपनी को लॉस होगा तो जिसने शेयर खरीदा है उसको भी लॉस होगा। तो ये दोनों साइड वाइस वर्सा भी फॉलो करता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जिसने सेल किया जिसने परचेज किया, दोनों सेम चीज से ही दोनों को गुजरना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस। बहुत ही रिस्की होता है ये, बट हाँ, जो बहुत ही केयरफुली और दिमाग लगा के ये सब चीज़ें परचेज और सेल करते हैं उनके लिए प्रॉफिट होता है, क्लियर। तो ये हमने समझा कि क्या शेयर्स होते हैं, कैसे कंपनी उसको देती है, सेल करती है, और कैसे लोग उसको परचेज करते हैं, क्लियर। अभी आपने टर्म सुना होगा शेयर ट्रेडर, जो कि मैंने अभी बोला, ठीक है। एक होते हैं शेयर होल्डर्स जो शेयर परचेज करते हैं, ये बीच में एक टर्म आ जाता है शेयर ट्रेडर। हर जगह कुछ ना कुछ चीजें होती हैं तो बीच में कोई ना कोई एक जैसे आप ब्रोकर्स आपने सुना होगा, एक प्रॉपर्टी आपको लेनी है, एक सेल कर रहा है एक परचेज कर रहा है, बट बीच में क्या काम करते हैं ब्रोकर्स, वो जिसको परचेज करनी है वो उनके पास उनको लेकर जाते हैं जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, और बीच में वो कमीशन लेते हैं। तो ऐसे ही शेयर ट्रेडर का भी छोटा सा रोल होता है, छोटा सा क्या बड़ा सा ही रोल समझ लीजिए। देखते हैं शेयर ट्रेडर कैसे प्रॉफिट गेन करते हैं। आपने ये दो टर्म सुना होगा, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये लिस्ट ऑफ कंपनीज होती हैं इनके पास, ये जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हो रही है उनकी लिस्ट होती है, ये सारी कंपनीज की लिस्ट रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हो। तो शेयर ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये जो एनएसई और बीएसई की जो कंपनी की लिस्ट होती है उसमें से कोई ना कोई कंपनी ये लेते हैं, ठीक। सपोज इन्होंने लिया टीसीएस, ठीक है, टीसीएस एक बड़ी कंपनी है जिसके बारे में मोस्टली लोगों ने सुन रखा होगा। ये टीसीएस एक कंपनी है, ठीक है। सपोज डे 1 में जो उसका शेयर का प्राइस है वो 2800 है, जो डे 1 में है, ठीक है। तो जो ट्रेडर है वो क्या करता है, ट्रेडर बाइज 10 शेयर्स ऑन डे 1। डे 1 में शेयर का प्राइस क्या चल रहा था, 2800 रुपीज चल रहा था। तो उस दिन डे 1 में ही जो शेयर ट्रेडर है उसने क्या किया है, 10 शेयर्स खरीद लिए हैं। तो 10 शेयर्स परचेज करने के लिए उसको कितना रुपीस देना पड़ेगा, 28,000। 1 शेयर का प्राइस था 2800, 2800 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 28,000। तो 28,000 में ट्रेडर ने 10 शेयर्स टीसीएस कंपनी के परचेज कर लिए, क्लियर। लेकिन जो शेयर का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है डेली, डेली शेयर का प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है। उसी को तो लोग कहते हैं ना, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो सपोज डे 1 में तो उसके शेयर का प्राइस था 2800, बट डे 7 में उसका प्राइस कितना हो गया, 3000। एक शेयर का प्राइस हो गया 3000, प्राइस बढ़ गया। तो ट्रेडर ने क्या किया, डे 7 पर जो भी उसने 10 शेयर्स खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, 28,000 में जो परचेज किए थे, डे 7 पे उसने वो 10 शेयर्स सेल कर दिए, उसने वो 10 शेयर्स सेल कर दिए। अभी डे 7 पे क्या प्राइस चल रहा है, 3000। टोटल शेयर्स कितने हैं, 10। तो जब आप 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो उसने सेल कितने में कर दिए, 30,000 में। क्यों, क्योंकि शेयर का प्राइस
बढ़ गया था, तो उसने परचेज किए थे 28,000 में, सेल किया 30,000 में, प्रॉफिट कितने का हुआ? 30,000 माइनस 28,000, 2,000 का प्रॉफिट शेयर ट्रेडर को मिल रहा है विद इन अ 7 डेज। 7 डेज के अंदर ही शेयर ट्रेडर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 2,000। ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज ही विल एबल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज। क्लियर? तो ये है, ये शेयर ट्रेडर ऐसे ही प्रॉफिट उन लोगों को मिलता है। वो इनका यही होता है, वो एक कंपनी से कुछ शेयर्स परचेज करते हैं, फिर उनके पास इस जो ये बिजनेस है, ये शेयर ट्रेडिंग वाला जो चीज़ें हैं, उसमें उनका माइंड बहुत ज़्यादा केपेबल होता है। तो उनको रहता है कि ये इसका प्राइस ऐसे फ्लक्चुएट होगा, प्रॉफिट इतना हो सकता है, तो वो बहुत केयरफुली इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर वो उसको सेल कर देते हैं जब उनको प्रॉफिट मिलने वाला होता है। क्लियर? कई बार उन्हें लॉस भी फेस करना पड़ता है, बट वो उनके दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से और कितना माइंडफुल गेम खेल सकते हैं। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा? शेयर क्लियर हो चुका है कि कैसे कंपनी अपने शेयर सेल करती है और कैसे कोई शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है, और कैसे दोनों का प्रॉफिट होता है। कंपनी को अमाउंट मिलता है शेयर होल्डर्स से, जिसके हेल्प से वो अपनी कंपनी में और ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करती है, और जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट हो जाता है। तो दोनों प्रॉफिट पाते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लॉस हो रहा है कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स भी लॉस में जाते हैं, उनका भी पैसा डूब जाता है। चलो अभी करते हैं डिविडेंड क्या है। शेयर तो हमें समझ में आ गया कि शेयर क्या है, बट डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज नथिंग बट अ इनकम जो हमारे शेयर होल्डर्स को उस शेयर को परचेज करने पर प्रॉफिट हुआ है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, ये प्रॉफिट मोस्टली एनुअली मिलता है, तो इसको हम लोग एनुअल इनकम भी कहते हैं। ये प्रॉफिट कब मिलता है? एनुअली। A dividend is a distribution of profit by a corporation to its shareholders. Clear? जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी को, वो अपने शेयर होल्डर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका पार्ट। वो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी डिसाइड करती है कि क्या रेट ऑफ रिटर्न वो रखे। जैसे हमने अभी जीएसटी में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है ऑलरेडी, जब जीएसटी का चैप्टर हम कर रहे थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पढ़ते थे कि बैंक हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इतना मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, इतना मनी मैंने सेव किया, तो हमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न होता है। अगर हमने किसी कंपनी का इतना पोर्शन या इतना शेयर्स जो हम लोग बोल रहे हैं, इतना पार्ट हमने परचेज किया है, मींस हमने अपना मनी लगाया है ना उसमें। जैसे हम लोग बैंक में भी अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, सेम यहाँ पे हमने कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट किया है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो कंपनी डिसाइड करती है, जैसे वहाँ पे बैंक डिसाइड कर रहा था। तो जितना मनी हमने परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया है, उस मनी पर कंपनी हमको रेट ऑफ रिटर्न देती है। एक परसेंटेज, एक रेट होता है, और उस रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट डिसाइडेड होता है। कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ तो इतना रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग हमें इतना अमाउंट मिलेगा, वो होता है डिवाइडेंड। अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली मीन्स टिपिकली एनुअली होता है, वो एनुअली ही मिलता है। कंपनी का जो भी, मान लीजिए आपका फर्स्ट वीक में प्रॉफिट हो रहा है बट सेकेंड वीक में लॉस हो जा रहा है, तो ऑन टोटल आपने 6 मंथ्स में प्रॉफिट गेन किया, या 8 मंथ्स प्रॉफिट चला कंपनी का, बट फोर्थ जो बीच के 4 महीने रहे उसमें कंपनी का बहुत लॉस हो गया। तो 1 ईयर में ओवरऑल जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है या लॉस हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है, एनुअल इनकम देती है by a company to its shareholders out of its profit or reserves. Reserves means भी प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो एनुअली अपने प्रॉफिट का जो भी पोर्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स के लिए, दैट इज नोन एज डिविडेंड। क्लियर? डिविडेंड। अभी डिविडेंड का प्रोसेस देखते हैं कि ये डिविडेंड का क्या प्रोसेस होता है, कंपनी इसे कैसे शेयर होल्डर्स तक पहुंचाती है। फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टर purchases one or more shares in a dividend paying company. Dividend paying company means कोई भी कंपनी है जो अपने शेयर मार्केट में लगा रही है, वो डिविडेंड पेइंग कंपनी हुई, ठीक है। ओके, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? 1 या उससे ज्यादा शेयर्स कंपनी से परचेज करते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप इज कंपनी इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4,
In 1 year there is 12 months, तो 1/4 of 12 is 3 months. At the end of the quarter means हर 3 months के बाद, at the end of every 3 months कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस इवेलुएट करती है. परफॉर्मेंस मीन्स वो ये चेक करती है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है. पहले तो इन्वेस्टर ने परचेज किया, इन्वेस्टर मीन्स वही शेयर होल्डर्स लाइक अस, ठीक है, हमने उसमें कुछ ना कुछ परचेज किया. देन कंपनी ने हर 3rd मंथ पर अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक की. नाउ कंपनी में डिक्लेयर एंड अनाउंस डिवाइडेंड अ पेमेंट, अनाउंस अ डिवाइडेंड पेमेंट, ठीक है. तो कंपनी क्या होती है, जब वो अपनी इवेलुएट कर लेती है कंपनी की परफॉर्मेंस, तो वो कब हो सकता है डिक्लेयर करे या अनाउंस करे जो भी डिवाइडेंड पेमेंट है, जो वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट, जो कि है डिवाइडेंड, जिसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, वो हो सकता है उसे अनाउंस करे. देन कंपनी अनाउंसेस द डिवाइडेंड अमाउंट एंड डिवाइडेंड डेट्स. वो क्या कंपनी फिर क्या अनाउंस करती है, जो डिवाइडेंड का अमाउंट होता है, मीन्स कितना डिवाइडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देगी वो, एंड किस दिन देगी, जो डेट होती है पर्टिकुलर डेट, इस डेट पर डिवाइडेंड कंपनी प्रोवाइड कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को. तो ये अनाउंस कर देती है कंपनी. एंड द लास्ट स्टेप, इन्वेस्टर इज पेड द स्टेटेड डिवाइडेंड फॉर ईच शेयर दे ओन, ठीक है. जितने भी शेयर्स कंपनी शेयर होल्डर्स ने परचेज किए हैं, उस नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी उन्हें डिवाइडेंड पे कर देती है. क्लियर. ये हुआ 5 स्टेप्स जो भी डिवाइडेंड का प्रोसेस होता है. अच्छा, जो कंपनी है वो 1 शेयर के अकॉर्डिंग अपना डिवाइडेंड बताती है. जैसे कि उसका प्रॉफिट हुआ तो वो ये बोलेगी कि 1 शेयर का इतना प्रॉफिट है. अगर आपने हमारी कंपनी का एक भी शेयर लिया है तो आपको इतने % मनी मिलेगा, इतने % मनी एक्स्ट्रा मिलेगा. बट सपोज कोई 1 शेयर लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 100 लेता है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और अगर लॉस में गई तो उतना ज़्यादा लॉस होगा. तो डिवाइडेंड हमेशा कंपनी 1 शेयर के अकॉर्डिंग ही बताती है. क्लियर. ओके, चलो अभी हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस में हेल्प करेगी. अभी तक हमने समझा कि व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट इज डिवाइडेंड्स. इन दोनों की मीनिंग समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कभी शेयर्स एंड डिवाइडेंड्स पूछेगा तो नहीं, बट जब तक हम उस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारे लिए ईजी नहीं होगा. क्लियर. अभी ये 2 टर्म्स यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट वन इज नॉमिनल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज मार्केट वैल्यू. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 वैल्यूज, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. What is nominal value? Nominal value is nothing but the original value of the share. ठीक है. The original value, the initial value set by the company itself. ठीक है. जिससे मैंने बोला था मेरी कंपनी ABCD लिमिटेड, तो मैंने उसके हर शेयर का प्राइस क्या फिक्स किया था, 100 रुपीज. मैंने उसके हर शेयर का प्राइस फिक्स किया था 100 रुपीज. That 100 रुपीज of that share is the nominal value for the share. ठीक है. जो वैल्यू शेयर की इनिशियली कंपनी फिक्स करती है, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, एंड इट जनरली रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द टाइम. वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती टाइम के साथ. क्लियर. तो नॉमिनल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये हमेशा कंपनी ओरिजिनली इनिशियल स्टेज में कंपनी इसको फिक्स करती है. ठीक. Nominal value is also known as printed value and face value. Nominal value को ही हम printed value भी बोलते हैं और face value. Printed value जब हमने GST पढ़ा था तो भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो भी printed marked price होता है एक प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, उसका printed price होता है. सेम यहाँ पर जो भी शेयर सेल किए जा रहे हैं, शेयर को आप प्रोडक्ट से भी उसको कनेक्ट कर सकते हो. कंपनी अपना एक शेयर जो सेल कर रही है उसका एक प्रिंटेड प्राइस उसने फिक्स किया है, एक नॉमिनल वैल्यू दी है उसको. बाद में वो मार्केट में निकलने के बाद उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है. जैसे हम एक प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से निकलता था तो उसकी एक इनिशियल प्राइस होती थी,
बाद में उसकी सेलिंग प्राइस बनती थी, उसकी कॉस्ट प्राइस बनती थी, लोग उसमें अपना प्रॉफिट निकालते थे, उसमें डिस्काउंट देते थे, तो सेम प्रोडक्ट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती थी मार्केट में। सेम यहाँ पर एक शेयर की इनिशियल नॉमिनल वैल्यू सेट करती है कंपनी, बट जब भी वो मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होने लगती है। क्लियर? तो जब मार्केट में आने के बाद जो वैल्यू उसकी होती है फ्लक्चुएट होकर ऊपर नीचे टाइम के साथ चेंज होकर, उस वैल्यू को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। द प्राइस ऑफ अ शेयर एट एनी टाइम, ठीक है। इनिशियली ओरिजिनली जब उसको फर्स्ट टाइम कंपनी ने सेलिंग में डाला तब वो होती है नॉमिनल वैल्यू, और उसके बाद मार्केट में निकलने के बाद किसी भी टाइम शेयर की जो भी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। एंड इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देखा था, डे 1 पे टीसीएस के शेयर की वैल्यू थी 2800, बट डे 7 पे वैल्यू क्या हो गई 3000। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू है, ये फ्लक्चुएट हो रही है, बट जो भी वैल्यू सेट की है फर्स्ट टाइम में कंपनी ने, वो उसकी नॉमिनल वैल्यू रह गई, उसको हम नॉमिनल वैल्यू ही कहेंगे। क्लियर? चलो, नॉमिनल वैल्यू को हम कैपिटल एनवी से डिनोट कर देते हैं और मार्केट वैल्यू को हम कैपिटल एमवी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे नॉमिनल वैल्यू कंपनी तो कुछ भी सेट कर सकती है अपने अपने मतलब जो भी उसकी कंपनी के, जितनी बड़ी कंपनी है और जितना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर्स की वैल्यू फिक्स करती है। और मार्केट वैल्यू मार्केट में निकलने के बाद मार्केट को देखकर ऊपर नीचे होती है। चलो, अभी कुछ टर्म्स और समझ लेते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे कि फर्स्ट टर्म इज एट पार, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या लिया है एट पार। अभी समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एट पार, ठीक है। हमने पढ़ा एमवी और एनवी यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू। तो सपोज जब आपकी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं एट पार। अभी आप बस इसको पढ़ लो, ठीक है, फिर अभी इसको क्लियर अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या एग्जैक्टली क्या इसकी मीनिंग है, ठीक है। तीन चीजें आपको दिख रही हैं, देयर आर थ्री टर्म्स, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, थ्री टर्म्स आर देयर। तो एट पार कब बोलते हैं हम, एट पार हम तब बोलते हैं जब हमारा मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम कब बोली जाती है, प्रीमियम तब बोली जाती है जब मार्केट वैल्यू क्या होती है इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। एंड डिस्काउंट कब होता है, जब मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू। आप देखो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत इजीली। ये जो टर्म्स है ना, इस टर्म्स में इसकी मीनिंग है। सपोज कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है और उसने 100 रुपीज का शेयर फिक्स किया है। एक शेयर की वैल्यू उसने क्या फिक्स की, 100 रुपीज। तो जो भी वैल्यू, जो भी प्राइस कंपनी फिक्स करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। द शेयर वैल्यू डिसाइडेड बाय कंपनी, ये जो शेयर की वैल्यू है किसने डिसाइड की, कंपनी, तो ये क्या होगी हमारी नॉमिनल वैल्यू। चलो, अब देखो डे 1 पर कंपनी ने इसको डिसाइड कर दिया है 100 रुपीज। आफ्टर 7 डेज, ठीक है, आफ्टर 1 वीक, डे 7 पे क्या हो रही है, ये जो शेयर की वैल्यू है कितनी हो गई, 120 रुपीज हो गई। ये कौन सी प्राइस है, प्राइस ऑफ द शेयर इन दी मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट में जो प्राइस शेयर की प्राइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। जो वैल्यू कंपनी ने फिक्स कर दी, डिसाइड कर दी, वो नॉमिनल वैल्यू हो गई। और जब शेयर एक बार मार्केट में आ जाता है उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू ऊपर नीचे इंक्रीज डिक्रीज होती है वो उसकी मार्केट वैल्यू बोली जाती है। तो यहाँ पे 120 रुपीज क्या हो गया, द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, जो भी XYZ कंपनी ने शेयर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू है 120 और इनिशियल जो हमारी नॉमिनल वैल्यू है वो क्या है, वो 100 है। वो हर केस में सेम रहेगी, वो फिक्स हो जाएगी। अब तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 120 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू हुआ ना इस केस में। 120 इज ग्रेटर देन 100, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। और जब भी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ी होती है तो उस समय क्या होता है, प्रीमियम, दैट टाइम शेयर इज बीइंग सेलिंग एट प्रीमियम। क्या होता है, शेयर जो होता है वो प्रीमियम पे सेल होता है, ठीक है, प्रीमियम पे सेल होता है। नाउ अभी हम डे 15 पे आए। जैसे ही हम डे 15 पे आते हैं,
सॉरी डे 25 पे आते हैं, हमने क्या देखा कि जो शेयर की वैल्यू है क्या हो गई है, वो फिर से 100 हो गई है। डे 7 पे वो फ्लक्चुएट होकर वो इंक्रीज होकर 120 हो गई, बट डे 25 आते आते वो फिर से डिक्रीज होकर 100 पहुंच गई। और 100 ही हमारी नॉमिनल वैल्यू थी जो कंपनी ने सेट की थी, वो तो हर डे पे सेम रहेगी, वो चेंज तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो भी 100 है, नॉमिनल वैल्यू भी 100 है, मीन्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू। और हमने क्या पढ़ा है, मार्केट वैल्यू जब भी नॉमिनल वैल्यू के बराबर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट पार। So in this case at day 25 share is being selling at par. Clear? प्रीमियम हमेशा हम जानते हैं कुछ बड़ा, प्रीमियम हम लोग कहते हैं ना प्रीमियम, तो वो बड़ा हुआ। एट पार मीन्स सेम लेवल, एट पार मीन्स सेम लेवल। नाउ थर्ड टर्म इज डिस्काउंट। सपोज ऑन मूविंग टू डे 40, जब हम डे 40 पे आते हैं, डे 25 पे जब हम डे 25 से डे 40 पर आ रहे हैं, तो हमारे शेयर की प्राइस क्या हो रही है, और डिक्रीज हो गई है, और वो क्या हो गई है, 70 रुपीज हो गई है। तो हमारी जो नॉमिनल वैल्यू थी, जितने में शेयर सेल किया था कंपनी ने, अभी शेयर का प्राइस उससे भी कम हो चुका है। तो मीन्स क्या हो रहा है, डिस्काउंट, शेयर इज बीइंग सेलिंग एट डिस्काउंट। ये टर्म्स ही बहुत ईजी हैं, टर्म से ही समझ में आ रहा है। जैसे हमने क्या सेलिंग, कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, मान लो 100 रुपीज तो हमें उसको बनाने में लगे, हमारी इनिशियल इनपुट ही लगा उसमें इतना, ठीक है, और 100 रुपीज में बना रहे हैं, बट उसको सेल हम कितने में कर रहे हैं, 70 रुपीज। हमने परचेज 100 में कर लिया, सेल 70 में कर रहे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ही तो दे रहे हैं, लॉस में जा रही है कंपनी यहाँ पे। ये तो बहुत क्लियर है, जहां पर भी डिस्काउंट जा रहा है कंपनी लॉस में जा रही है। शेयर का प्राइस ही उसने 100 रखा है और सेल कितने पे हो रही है, यहाँ पे उसकी प्राइस मार्केट में क्या बन चुकी है, 70 रुपीज। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू। तो इन दिस केस शेयर इज बीइंग सेलिंग एट डिस्काउंट। क्लियर? एट पार मीन्स सेम लेवल व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम मीन्स कुछ इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट वी कैन से। in the case of premium market value is greater than nominal value, and in case of discount market value is less than nominal value. क्लियर? ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे चल के क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। छोटे छोटे कोटेशंस जो हैं ये बहुत यूजफुल हैं आपके आगे के फॉर्मूला फॉर्मेशन में, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, हर जगह ये यूजफुल है। क्लियर? इतना टॉपिक क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो अभी ये एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी तो ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। यहाँ पे जो हमने छोटी मोटी कोटेशंस पढ़ी हैं, दो तीन टर्म्स जो हमने पढ़े, इसके बेसिस पे हम एक छोटे छोटे फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं। जो हमने मार्केट वैल्यू पढ़ा, प्रीमियम पढ़ा, एट पार पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा, नॉमिनल वैल्यू पढ़ा, उसकी हेल्प से भी हम फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे आपके न्यूमेरिकल में बहुत बार बहुत बेसिक लेमैन लैंग्वेज नहीं गिवन होती है, थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे, तो उस टेक्निकल टर्म्स की हेल्प से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, वो पढ़ते हैं। सपोज इफ इन अ क्वेश्चन इन अ न्यूमेरिकल इट इज गिवन दैट इफ शेयर इज बीइंग सोल्ड एट अ प्रीमियम, तो इसको देख के घबराना नहीं है। प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट, अभी हमने पढ़ा। एट पार मीन्स सेम लेवल, डिस्काउंट मीन्स कुछ ना कुछ लॉस, ठीक है। ये तीन टर्म्स हमने अपनी लैंग्वेज में समझे। अभी लिखा है इफ द शेयर इज बीइंग सोल्ड एट प्रीमियम, तो इसमें क्या है, जो भी हमारा शेयर है वो प्रीमियम पे सोल्ड हो रहा है। प्रीमियम से हमने क्या समझा था, दैट मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज हमारा 100 रुपीज का शेयर है और वो क्या सोल्ड हुआ है, प्रीमियम पे सोल्ड हुआ है, 15 रुपीज के प्रीमियम पे सोल्ड हुआ है। तो जैसे ही लिखा है 100 रुपीज शेयर इज सोल्ड एट 15 रुपीज प्रीमियम, दैट मीन्स द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज नथिंग बट 100 रुपीज का शेयर था ही वो। अब प्रीमियम क्या जा रही है, 15 रुपीज में, मीन्स उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 115। तुरंत आपको मैंने बोला ना, प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट, जहां पर भी प्रीमियम गिवन होगा उसे तुरंत आप नॉमिनल वैल्यू में ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू। ये हमेशा दिमाग में रखना है। प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट, डिस्काउंट मीन्स लॉस, उसको तुरंत सब्ट्रैक्ट कर देना है, प्रीमियम में तुरंत ऐड कर देना है। तो जो भी प्रीमियम होगा वो हमारे नॉमिनल वैल्यू में ऐड होगा और हमारा मार्केट वैल्यू निकल आएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला फॉर्म होता है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम।
जो भी प्रीमियम है उसको हमने नॉमिनल वैल्यू में ऐड किया और हमें क्या मिल गया, मार्केट वैल्यू। क्लियर? द मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये समझ में आ गया? अभी ऐसे ही मान लो गिवन है, इफ शेयर इज बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट, यहाँ पे प्रीमियम पे जा रही थी शेयर, यहाँ पे शेयर कैसे सोल्ड हो रहा है, एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स हमारा लॉस हो रहा है। लॉस, देखो लॉस और प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, जो आपकी नॉमिनल वैल्यू है उसके हेल्प से कर रहे हो। अगर आपकी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जा रही है तो प्रॉफिट जा रहा है, और अगर नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम जा रही है तो क्या जा रहा है, डिस्काउंट, लॉस जा रहा है आपका। ठीक, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 200 रुपीज शेयर, 200 रुपीज शेयर इज सोल्ड एट 50 रुपीज डिस्काउंट। ठीक है, 200 रुपीज का जो शेयर है वो 50 रुपीज का डिस्काउंट पे सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू हो गई 200, और जब सेल कितने पे हो रहा है, मींस जो मार्केट वैल्यू उसी पे तो सेल हो रहा है ना, मार्केट वैल्यू पे ही सेल हो रहा है वो। तो 200 रुपीज में से 50 रुपीज अगर आप डिडक्ट कर ले, डिस्काउंट किया 50, तो 150 रुपीज जो आया वो क्या निकला हमारा, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में हमेशा नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मार्केट वैल्यू मिलता है। जिस केस में भी डिस्काउंट गिवन है वहां पे हमेशा नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। प्रीमियम गिवन है, नॉमिनल वैल्यू में से प्रीमियम को ऐड कर दो, मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अभी हमने जितने भी छोटे छोटे टर्म्स थे उसकी मीनिंग समझी और उससे जो भी छोटे फॉर्मूले हमने बनाए वो बनाए। अभी चलते हैं मेन फॉर्मूलों की तरफ। ये फॉर्मूलाज हमें न्यूमेरिकल में एज इट इज यूज करने हैं, न्यूमेरिकल में यही सारे फॉर्मूले यूज होने हैं। तो इन फॉर्मूलों में जितने भी वेरिएबल्स इन फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। थोड़े बहुत वेरिएबल्स, थोड़े बहुत टर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू। ये क्या गिवन है, मार्केट वैल्यू। यहाँ पे गिवन है नॉमिनल वैल्यू, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा। डिवाइडेंड गिवन है ना, ये डिवाइडेंड भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इसका मतलब क्या होता है। रेट ऑफ रिटर्न भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, फिर से करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड मीन्स नथिंग बट द मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। जैसे शेयर होल्डर जब कुछ भी शेयर परचेज कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ मनी तो इन्वेस्ट कर रहा है ना। देखो यहाँ पे शेयर और प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से लेकर आते हैं तो वो प्रोडक्ट अपने यूज़ के लिए लाते हैं। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट को हमने कोई चॉकलेट ली, हमने उसको पैसा दिया, मनी इन्वेस्ट किया हमने, बट वो प्रोडक्ट परचेज करके उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। चॉकलेट लिया, पैसे दिया, चॉकलेट खाया, काम खत्म। अब ना चॉकलेट हमें वापस उन्हें करनी है ना वो पैसे हमें वापस करेंगे। बट शेयर्स में क्या होता है, हमने कंपनी से शेयर्स परचेज किया, शेयर्स हमने खरीदा, उन्हें पैसे दिए, बट हम उस शेयर्स को कुछ यूज़ तो कर नहीं सकते। वो हमारी कोई मतलब किस तरीके का यूज़ होता है, उस शेयर्स को हम इसलिए परचेज करते हैं ताकि हम जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसे दोबारा सेल करें और ज़्यादा पैसे मिले। जैसे प्रॉपर्टीज लोग लेते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसी को तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि इन फ्यूचर वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ दैट। ठीक है, तो हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं पे कुछ लैंड लिया, इसका अभी इतना प्राइस है, चलो हमने कम प्राइस में ले लिया, और जब इसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तब हम इसको सेल कर देंगे और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो चलो मनी इन्वेस्टेड क्या हो गया, जितने में एक शेयर होल्डर ने एक शेयर को परचेज किया। ठीक है, शेयर्स को परचेज किया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स स्मॉल n इनटू मार्केट वैल्यू। जब भी आप मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो तो जो उसके मार्केट में वैल्यू चल रही है उसी पे लेते हो ना। लोग कहते हैं भाई इसका तो यही रेट चल रहा है, इसी पे मिलेगा ये, तो वो क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, वो मार्केट में उसका प्राइस है। तो एक शेयर आपने जो भी मार्केट वैल्यू पे खरीदा है मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने जितने खरीदे हैं, इतना दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, मनी इन्वेस्टेड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने टोटल शेयर्स कितने परचेज किए हैं, 50 शेयर्स। टोटल शेयर्स परचेज कितने किए आपने, 50 शेयर्स। और कितनी एक शेयर का प्राइस क्या है यहाँ पर, मींस नॉमिनल वैल्यू,
किस वैल्यू पर वो सेल किया जा रहा है, नॉमिनल वैल्यू तो होगी ना, या फिर हम कह सकते हैं मार्केट वैल्यू। अगर डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू हो गई, और मार्केट से ले रहे हो जैसे जरूरी नहीं है ना कंपनी ने आज ही शेयर सेल किया और आप तुरंत लेने चले गए, बाद में हो सकता है आपने सोचा लो टीसीएस का कुछ शेयर्स लेता हूँ और शेयर्स उसने 4 दिन पहले ही सेल कर दिए हैं, तो अभी तो वो मार्केट वैल्यू जो डे 1 शेयर की वैल्यू होती है ना, तुरंत तुरंत सेल करने वाली ओरिजिनल वैल्यू, वो होती है नॉमिनल वैल्यू। बहुत रेयरली लोग नॉमिनल वैल्यू पे शेयर्स परचेज कर पाते हैं, ठीक है, शेयर ट्रेडर्स के हाथ में ही चला जाता है। तो हम किस पे शेयर्स हमेशा परचेज करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट वैल्यू पे। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने नॉमिनल वैल्यू पे ले लिया जो कि है 100 रुपीज, ठीक है, और टोटल शेयर्स हमने कितने लिए 50 लिए, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 5000। तो 5000 रुपीज हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, 5000 रुपीज के हमने शेयर्स ले लिए, तो ये क्या हुआ हमारा मनी इन्वेस्टेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिंगल शेयर, एक शेयर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, ये हो गई हमारा मनी इन्वेस्टेड। चलो अभी सेकेंड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला मीन्स डिवाइडेंड। डिवाइडेंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डिवाइडेंड क्या होता है, जिस रेट ऑफ रिटर्न पर जो भी हमारा कंपनी का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, उसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और उसे एनुअल इनकम क्यों कहते हैं, बिकॉज कंपनी इसे एनुअली ही पे करती है, ठीक है, एनुअल बेसिस पे, हर ईयर पे, ईयरली बेसिस पे कंपनी हमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें उनका डिविडेंड देती है, मींस उन्हें उनका प्रॉफिट देती है, ठीक। तो आपने शेयर्स खरीदे और 1 साल बाद आपको उसका प्रॉफिट दे रही है कंपनी, अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हो रहा है तो लॉस मिल रहा है आपको, कुछ मिल ही नहीं रहा है, लॉस हो गया आपका पैसा, ठीक। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेंड परसेंट बाय 100। ये डिवाइडेंड परसेंट क्या होता है, जो डिवाइडेंड जिस परसेंट पे कंपनी हमें डिवाइडेंड दे रही है, जिस रेट पे कंपनी हमें डिवाइडेंड दे रही है वही होता है हमारा डिवाइडेंड परसेंट, ठीक है। डिवाइड बाय 100 यहाँ क्यों लगाया है, हमने बैंकिंग के जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें जो भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करते थे उसमें भी हमने फॉर्मूले में हमेशा 100 लगाया था। क्यों लगाते हैं हम ये, जहाँ पर भी रेट की बात होती है वहाँ पे हमेशा वैल्यू परसेंटेज में गिवन होती है और हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है, परसेंटेज से मतलब नहीं होता। परसेंटेज मीन्स ही 1/100 होता है, 1/100 पार्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में ही क्या कर दे रहे हैं, डिवाइडेंड परसेंट डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे जो डिवाइडेंड परसेंट है इसकी जगह हम सिर्फ उस डिवाइडेंड परसेंट की वैल्यू लिखेंगे, उस रेट को लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू। जो एक चीज समझनी है, कंपनी हमेशा हमको डिवाइडेंड जो प्रॉफिट है, जो हमारा एनुअल इनकम है, वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही देगी। जिस वैल्यू पर कंपनी ने अपना शेयर सेल किया था उसी पे वो हमको प्रॉफिट देगी। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि हमने 100 में सेल किया, आपने मार्केट वैल्यू 200 हो गई थी तब खरीदा, उसे इससे मतलब नहीं है। वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही आपको आपका डिविडेंड देगी, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बना, n मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेंड परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, n मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेंड परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू, ये हो गया हमारा डिवाइडेंड। चलो अभी क्या डिस्कस करना है, रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट पर हमें रिटर्न मिल रहा है, किस रेट पर हमको प्रॉफिट मिल रहा है। देखो वो कैसे मिलता है, हमने यहाँ पे डिवाइडेंड निकाला ना, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है, डिवाइड बाय जितना इन्वेस्ट हमने किया, मल्टीप्लाई बाई 100। किसी को भी परसेंटेज में निकालना है तो उसे हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न एंड डिवाइडेंड परसेंट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। डिवाइडेंड परसेंट डिसाइडेड बाय कंपनी कि वो कितने परसेंटेज पे हमको डिवाइडेंड दे रही है, ठीक है, कितने रेट पर डिवाइडेंड, जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या रिटर्न मिला, जो हमें डिवाइडेंड मिला है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। इसको जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमें कितने परसेंटेज मिले, आपने जो एक पेपर आपने दिया उसमें आपको नंबर मिलते हैं तो लोग कहते हैं ना आपने कितने परसेंट नंबर पाए। तो सपोज आपने
मार्क्स पाए हैं आउट ऑफ 100, तो उसका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, 80 जितना हमें मिला डिवाइडेड बाई जितने का पेपर था अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाता है और 80% आपके मार्क्स हो जाते हैं। सेम ऐसे हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, जो मिला डिवाइडेड बाई जो हमने इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इसको भी समझ लेते हैं, हम डिवाइडेंड यहाँ पे जो निकाल रहे हैं इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारी नॉमिनल वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 50 हैं और हमने डिवाइडेंड परसेंट क्या ले रखा है 10%, जो कंपनी ने डिसाइड किया है डिवाइडेंड परसेंट किस रेट पर वो हमें प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, वो तो उसके प्रॉफिट पे मैटर करेगा, डिपेंड करेगा, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसी अकॉर्डिंग वो हमारे लिए डिवाइडेंड परसेंट भी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइडेंड परसेंट क्या गिवन है 10%। अभी इस वैल्यूज को हम अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो n क्या है यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेंड परसेंट क्या दिया 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई नॉमिनल वैल्यू 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 50 बाई 10 इज इक्वल्स टू 500। तो 500 इज द डिवाइडेंड। ठीक है, 500 क्या है डिवाइडेंड है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है। ओके, ये जो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। वही चीज़ है जिस रेट पे कंपनी हमें चीज़ें दे रही है, मतलब प्रॉफिट रिटर्न कर रही है हमें। डिवाइडेंड डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहाँ पे हमने क्या डिवाइडेंड निकाला है 500 और हमने इन्वेस्ट कितना किया था 5000। 500 डिवाइड बाई 5000 इस 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 10% इज द रेट ऑफ रिटर्न। देखा ना आपने, डिवाइडेंड परसेंट और रेट ऑफ रिटर्न दोनों क्या है 10%, सेम चीज। ठीक है, ओके, होप इतना क्लियर। फॉर्मूले के एक एक टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैंने इसके प्रीवियस जितनी भी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला है उसे हमें कभी भी रटना नहीं है कि हम उसको बैठकर रोट लर्निंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उस फॉर्मूले के एक एक टर्म को समझना है। कभी कभी ऐसा होता है फॉर्मूला भी नहीं याद होता, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर्मूले खुद से फॉर्म कर सकते हो। हमने पीछे से इतने फॉर्मूले खुद से फॉर्म किए हैं, एट, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, उसके बाद हमने ये वाले फॉर्मूले बनाए हैं, मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम। इन सब की रिलेशंस हमें हमेशा ध्यान रखनी। जैसे आपको रिलेशन ध्यान रहेगा क्या किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके फॉर्मूले भी अपने आप फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए, मनी इन्वेस्टेड, डिविडेंड एंड रेट ऑफ रिटर्न, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में यही 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर, चलो ओके, तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसके पहले हमें ये 2 कोटेशंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। इन कोटेशंस को समझ लेंगे तो आगे की भी प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगी। सपोज यहाँ पे क्या गिवन है, दैट 15% ऑफ 100 रुपीज शेयर एट 145। ये कोई भी कोटेशन गिवन है, क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएंगे। इसके अंदर से आपको जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जितने भी आपकी वैल्यूज हैं, जितने भी आपने वेरिएबल्स पढ़ रखे हैं, टर्म्स, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो इसी कोटेशन से निकालनी है आपको। तो इसकी लैंग्वेज समझनी होगी। लिखा है 15% 100 रुपीज शेयर्स एट 145। इसका क्या मतलब निकल गया है इस कोटेशन का। 100 रुपीज शेयर्स, पहले ध्यान देते हैं, 100 रुपीज शेयर्स मीन्स शेयर्स की जो इनिशियल वैल्यू है क्या 100 रुपीज, तो वो क्या बन गई उसकी नॉमिनल वैल्यू। एट 145 मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है 145। तो किसी भी शेयर की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है, जो भी चेंज होकर बनती है वो क्या हो जाती है उसकी मार्केट वैल्यू होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस की है ये बात। तो इसकी नॉमिनल वैल्यू तो 100 थी, बट इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है 145 हो चुकी है। क्लियर, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, that market value is greater than the nominal value। हमने क्या देखा, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। और ये हमने क्या पढ़ा है, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ग्रेटर होती है तो वो कौन सा केस होता है, इन दैट केस सेलिंग एट प्रीमियम। ठीक है, वो कौन सा केस होता है, वो प्रीमियम का केस होता है। इन दैट केस शेयर इज बीइंग सेलिंग एट प्रीमियम। ठीक है, ओके,
ये मिला गया हमको। और यहाँ पे क्या गिवन है 15%। परसेंट हमने क्या पढ़ा है, डिविडेंड परसेंट और रेट ऑफ रिटर्न तो हम निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड परसेंट। तो कोई भी चीज़ अगर परसेंट में गिवन है तो क्या होगी हमारी डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट मीन्स जिस परसेंट पे और जिस रेट पर कंपनी हमें मीन्स शेयर होल्डर्स को अपने रिटर्न प्रोवाइड करेगी, एनुअल इनकम या डिविडेंड देगी। क्लियर? इस कोटेशन से हमने ये 4 चीजें बहुत ही इजीली निकाल ली है। तो अगर आप सिर्फ इसको पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे क्या चीज़ है क्या नहीं, बट अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत इजीली आप अपने फॉर्मूले के एक एक टर्म को इस कोटेशन की हेल्प से निकालते चले जाओगे। एक एक टर्म की वैल्यू मिली हमें, ठीक है। अभी सेकेंड कोटेशन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इन दिस कोटेशन 10% 25 रुपीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, फिर से 25 रुपीज शेयर्स, शेयर की वैल्यू क्या है इनिशियल 25, और इनिशियल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। तो यहाँ पे एनवी जो हमारा नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई 25 रुपीज। फर्स्ट केस में प्रीमियम जा रही थी, यहाँ पे क्या जा रहा है ऑलरेडी मेंशन है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट क्या है 5 रुपीज, डिस्काउंट क्या है यहाँ पे 5 रुपीज। तो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अगर नॉमिनल वैल्यू गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। नॉमिनल वैल्यू इज 25, डिस्काउंट इज 5, तो 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज इज योर मार्केट वैल्यू इन दिस केस। ठीक है, मार्केट वैल्यू 20 रुपीज है। क्वेश्चन में भी मेंशन है और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हियर मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू, तो प्रोडक्ट और द शेयर इज सेलिंग एट, शेयर इज बीइंग सेलिंग एट डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग एट डिस्काउंट हो रही है, जो सेलिंग हो रही है वो किस पे हो रही है, डिस्काउंट पे हो रही है। और डिवाइडेड परसेंट हमें गिवन है जो कि क्या है 10%, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इस कोटेशन से हमने अपने फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की वैल्यूज निकाल ली है। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक न्यूमेरिकल आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। अ मैन बायस 100 कॉमा है 100 रुपीज शेयर्स एट 80 रुपीज। अभी इस पहले ही सेंटेंस को आप देख लो, कितने ध्यान से आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है। अ मैन बायस 100 रुपीज शेयर्स एट 80 रुपीज। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को, इन तीनों वैल्यूज को आप किस किस टर्म्स में रखें, ये कौन, ये 100 2 बार दिया है, ये कौन सा 100, चलो एक समझ में आ रहा है। एक में क्या लिखा है रुपीज, एक है नॉर्मल वैल्यू। तो क्या है इसका मतलब, अ मैन बायस 100 क्या बाय कर रहा है, वो 100 क्या बाय कर रहा है, शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है ये 100 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बाय जो मैन बाय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स स्मॉल n, हमने क्या लिख दिया, स्मॉल n इज इक्वल्स टू 100। जो भी चीजें गिवन है उसे तुरंत हम गिवन फॉर्म में लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है 100 रुपीज शेयर्स। 100 रुपीज शेयर मीन्स शेयर की जो वैल्यू है वो क्या है 100 रुपीज। शेयर की जो वैल्यू है वो क्या है 100 रुपीज। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। जो भी शेयर की इनिशियल वैल्यू है, जितने का वो शेयर है, मीन्स जितने का उसको कंपनी ने सेल किया, वो हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होगा, कितने का वो शेयर है, 100 रुपीज शेयर्स, 200 रुपीज शेयर्स। ठीक है, तो ये 100 रुपीज का शेयर था, तो ये क्या हो गई इसकी नॉमिनल वैल्यू, हमने ये भी गिवन में लिख दिया। एट 80 रुपीज, वो बाय कितने पे कर रहा है 80 रुपीज। शेयर की जो वैल्यू है वो तो 100 है, बट वो परचेज कितने पे कर रहा है 80 रुपीज में। तो 80 रुपीज क्या हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। इनिशियल वैल्यू वाज नॉमिनल वैल्यू, और वो जो मार्केट में जाके बनी वो क्या हो गई 80 रुपीज, जो कि है मार्केट वैल्यू। हमें 3 टर्म्स मिले। नाउ इफ द डिवाइडेड परसेंट इज 10%, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है, द डिवाइडेड परसेंट क्या है 10% है यहाँ पे। ठीक, चलो फाइंड क्या क्या करना है हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड, तीनों के फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं। और हमारे पास सारी के सारे जितने भी टर्म्स हमारे फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं उसकी वैल्यू भी हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के निकाल लिए। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है और जो भी चीजें पूछी गई है वो तुरंत निकल आएंगी। पहला क्या पूछा गया, टोटल इन्वेस्टमेंट।
टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू मींस नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। उसने 100 शेयर्स खरीदे हैं और कितने रुपए में खरीदे हैं, 80 रुपीज पर शेयर। यहाँ पे 80 रुपीज एक शेयर का प्राइस गिवन है। तो अगर 100 शेयर खरीदे हैं और 80 रुपीज में खरीदे हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर इज 8000। तो उस मैन, ये जो मैन है, इसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, 8000 रुपीज। क्लियर, फर्स्ट आंसर आ गया। चलो सेकेंड, द रेट ऑफ रिटर्न। हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कितने रेट पर कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है। तो रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अभी आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में हमें डिवाइडेंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया बट डिवाइडेंड हमें नहीं पता है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेंड पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, चलो डिवाइडेंड के फॉर्मूले पे मूव करते हैं। डिवाइडेंड का फॉर्मूला होता है स्मॉल एन मींस नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेंड परसेंटेज डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पे हमें सब पता है, स्मॉल एन भी पता है, डिवाइडेंड परसेंट भी पता है और नॉमिनल वैल्यू भी पता है। वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मींस कितने शेयर्स उसने परचेज किए थे, 100, वो लिख दिया हमने। डिवाइडेंड परसेंट क्या गिवन है, 10। ठीक है, देखो गिवन ये परसेंटेज के फॉर्म में 10%, बट यहाँ पे हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, सिर्फ 10, इसीलिए मैंने फॉर्मूले में ही डिवाइडेड परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू पूरी हमने 10 लिख दी और डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू की क्या वैल्यू है, 100। नॉमिनल वैल्यू क्या है, शेयर का जो इनिशियल कॉस्ट था वो क्या सेट किया है, 100। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, कैलकुलेशन की हमने। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो 1000 रुपीज इज द डिवाइडेंड। तो क्या डिवाइडेंड मिला शेयर होल्डर को, 100 रुपीज मिला। डिवाइडेंड क्या मिला, 100 रुपीज। 100 रुपीज हम डिवाइडेंड भी बोलते हैं, एनुअल इनकम भी कहते हैं, इसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट पर कंपनी ने डिवाइडेंड दिया उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मींस डिवाइडेंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहाँ पे डिवाइडेंड हमने क्या निकाला है, 100, 1000, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 8000, 1000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इस 00 से ये 100 वाला 00 गया, फिर ये 80 का एक 0 कैंसिल किया और ये वाला 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर, अभी इसको जब हम 4 से डिडक्ट करेंगे तो 425, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 100 एंड 4 2 जा 8, तो क्या बचा 25 बाय 2। कैलकुलेशन में क्या आया, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12.5%। तो रेट ऑफ रिटर्न हियर इज 12.5%। क्लियर, मैंने भी कल भी समझाया था, हमेशा कैलकुलेशन में डिवाइड करने पे ध्यान देना है, मल्टीप्लाई बहुत रेयर केस में करना है जब कोई डिवीजन पॉसिबल ना हो। जितना डिवाइड करोगे वैल्यूज उतनी डिक्रीज होंगी और कैलकुलेशन इजी होगी। तो रेट ऑफ रिटर्न हियर इज 12.5%। क्लियर, अभी इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टोटल अमाउंट कितना मिला, जैसे हम लोग बैंक में कर रहे थे ना, मैच्योर्ड वैल्यू क्या है, रेट ऑफ हम लोग जो बैंकिंग में हमने सॉल्व किया था मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू क्या हो रही थी, जितना इन्वेस्ट किया प्लस जो इंटरेस्ट लगा के बैंक उसको दे रहा है। सेम यहाँ पर कंपनी में इस मैन ने इन्वेस्ट कितना किया था, ये 8000, और उसे प्रॉफिट कितना मिल गया, ये 1000 भी इसमें ऐड हो गया, तो टोटल बना कितना, 9000 रुपीज। टोटल मैन को कितने प्रॉफिट हुआ, कितना रुपीज मिला, 9000, और प्रॉफिट तो ये हुआ है 1000 रुपीज, क्योंकि 8000 तो वो पर्सन के खुद के थे और 1000 उसको वो शेयर्स खरीदने पे मिल गए। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि जैसे आरडी में हम क्या कर रहे थे कि हमने एक फिक्स पीरियड कर दिया, जैसे एफडी करते थे फिक्स के लिए, तो हमने उसको 5 इयर्स के लिए कर दिया है। अब हमें वो प्रॉफिट 5 इयर्स के बाद ही मिलेगा, और वो एक पर्टिकुलर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक फिक्स करके रख देता है। बट शेयर में क्या होता है, हमें प्रॉफिट इसलिए लोग मोस्टली शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं कि इसमें मार्केट में शेयर की वैल्यू बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होती है। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और बहुत कम टाइम में प्रॉफिट हो सकता है। कोई
टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। अभी हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, शेयर ट्रेडर ने जो भी शेयर्स परचेज किए थे उसे 7 डेज में ही 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था। तो इसीलिए शेयर मार्केट में लोग बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बट हाँ इन द वर्स्ट केस बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बट वो अगर आपने दिमाग से किया है तो कम ही झेलना पड़ता है लॉस, ठीक है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है। क्लियर? तो होप आज का ये जितना भी सेशन रहा है, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है बहुत अच्छे से डिस्कस की और आपको समझ में भी आई होगी। और ना समझ में एक बार फिर से पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। एक एक चीज़, एक एक टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल वैल्यू, डिवाइडेंड, शेयर्स, ठीक है। कल इस फॉर्मूले पे बेस्ड और जितने भी टर्म्स हैं उस पे बेस्ड हम कल और भी डिफरेंट काइंड्स की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। आज तो हमने बहुत ही इजी एक फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल न्यूमेरिकल किया है, कल और करेंगे। उसके बाद ये एक वीडियो और बची है इसकी, फिर ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए और कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कल इसकी एक और वीडियो डिस्कस करेंगे, कोई असाइनमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे।